हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास हम लेकर आए हैं वो फिजिक्स की लेकर आए हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश वाले लेसन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं और प्रीवियस ईयर्स भी क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ ज़बरदस्त लाइनों के साथ। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, धन आवेशित वस्तु में है क्या है। धन आवेशित वस्तु में क्या है जी, एक मिनट। हाँ, धन आवेशित वस्तु में है क्या है। न्यूट्रॉन की अधिकता, एक्स किरण की अधिकता, या फिर न्यूट्रॉन की अधिकता। तो आप लोग बताओगे, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर अल्फा कण हो जाएगा राइट आंसर। धन आवेशित कण, तो धन आवेशित वस्तु में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अल्फा कण होते हैं। अल्फा पे हम चार्ज की बात करें तो अल्फा पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का दुगना चार्ज होता है। हीलियम कण के नाभिक को अल्फा कण के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। 8 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है Q इजिकल्स टू N इंटू ई। ऑब्जेक्टिव है लेकिन न्यूमेरिकल है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल आ जाता है। तो आवेश का कूलाम, एक आवेश में कितने कूलाम होता है आपको पता है, 1.6 × 10⁻90 -19 कूलाम होता है उस पर आवेश। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रखोगे, इसकी वैल्यू लगा दोगे कि Q/E आप लगा के हल कर सकते हो। तो हल करोगे तो इसके पश्चात ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक क्या हो सकता है। जो पदार्थ है विद्युत रोधी, उसका परावैद्युतांक मैं बता रहा हूँ कितना होता है, कि 6 होता है। कितना होता है, 6। तो याद कर लीजिएगा, कोई भी परावैद्युतांक है लेकिन वो विद्युत रोधी है तो उसका परावैद्युतांक K का मान 6 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। 2 बिंदुओं आवेशों के बीच वायु के स्थान पर यदि तेल भर दें तो आवेशों के बीच बल हो क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, शून्य हो जाएगा। तो जब भी आवेशों के स्थान के बीच की बिंदु के बीच के स्थान पर अगर हम तेल भर दिए जाए, उसमें तेल भर दें, तो उसके बीच का जो बल है वो घटने लगेगा। क्यों घटने लगेगा, इसका एक रीज़न होता है, या पढ़ो कूलाम्स लॉ में। कुछ अगली वीडियो मेरी आएगी उसमें मैं बताऊंगा कूलाम्स लॉ क्या होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, अगला यहाँ पर दे रखा है, 2 बिंदुओं को पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात कितना होगा। ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2021 के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका जो अनुपात होगा ना, वो हो जाएगा K/1। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो अगला आया है 2011 में पूछा भी गया है। 2 समान आवेशों Q को जोड़ने वाली मध्य बिंदु पर एक कैपिटल Q रखा जाता है। तीनों आवेशों का संतुलन में होगा यदि Q का मान कितना हो। मतलब कह रहा है वो संतुलन में कब होगा, 2011 में आया ये क्वेश्चन। संतुलन में तब होगा जब Q का मान होगा माइनस का Q/4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्या दे रखा है यहाँ पर, अगला दे रखा है, इलेक्ट्रॉन के आवेश और संहति का अनुपात कितना होगा। तो 2016 में क्वेश्चन आया, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद कर लेना इस क्वेश्चन के लिए। 1.77 × 10⁻11
ट्रिक है इसकी याद करने की, 1.77 इंटू 10⁻⁻, प्लस 11। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। देखिए बता रहा हूँ कैसे। वैद्युत क्षेत्र ई बराबर सभी लोगों ने पढ़ा होगा एफ अपॉन क्यू, है ना। तो एफ अपॉन क्यू से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। न्यूटन प्रति कूलाम ऑप्शन में देता हो तो वो आप लगा सकते थे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल क्या होगा? देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा P इंटू ई, ये होता है बल आघूर्ण, टाउ बराबर होता है P वेक्टर इंटू क्रॉस ई वेक्टर, क्रॉस ई वेक्टर, इसमें वेक्टर का फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले बढ़ा जाए, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, क्या क्या विक्षेपित कर सकता है वैद्युत क्षेत्र? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार पेपर में आया हुआ है, 2010 में भी आया है ये क्वेश्चन और 2012 में भी आया है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक वैद्युत क्षेत्र क्या विक्षेपित कर सकता है? भाई वो करता है एल्फा कण, क्योंकि न्यूट्रॉन एक्स किरण ये तो वो करेगा नहीं, इससे मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर एल्फा कण वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आपका 2019 में एक बना हुआ था, 18 में भी बना हुआ था और 19 में भी बना हुआ था, 2 साल रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। आप पहले समझ लीजिए, एक कण एल्फा कण पर इतने का हमारा बल लग रहा है, तो न्यूटन मतलब ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है। कैसे पहचाना? न्यूटन प्रति कूलाम ई की वैल्यू दे रखी है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का क्या मान होगा? इसके लिए सबसे पहले हम बता दें, फार्मूला क्रिएट होता है एक जी, तो इसमें ए वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट, 4.8 न्यूटन टू द पावर -14 न्यूटन। अगला क्वेश्चन यहीं पर दे रखा है। देखिए मैं बता दूं, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दूसरे गोले पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है, दोनों गोलों के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, दोनों एक दूसरे की दूरी, वैद्युत क्षेत्र का अनुपात कितना होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। देखिए हम कैसे इसे दिमाग में सॉल्व करेंगे। बीच की दूरी का अनुपात हमारे पास दे रखा है 4:25। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वैद्युत क्षेत्र का अनुपात होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए न्यूमेरिकल को आप सॉल्व फार्मूले से करेंगे, बट मैं इसमें डायरेक्ट करा रहा हूँ। अगली क्लास होगी उसमें सब थ्योरी पार्ट लेकर आएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल कराया जा रहा है। एक वैद्युत रोधी स्टैंड पर 10 सेंटीमीटर से त्रिज्या के चालक खोखले गोले की सतह पर 10 सेंटीमीटर न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता है। गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो एक बात आप लोग यहाँ पर सीख लेना जो मैं बता रहा हूँ। देखिए एक ही गोला है, मान लो ये गोला है, इसके केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इस वाले केंद्र पर, ये इसका केंद्र रहा, ये केंद्र O है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा याद कर लेना 0 होती है। क्या होती है? 0। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र के केंद्र पर गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है। जब साबुन का एक बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। जब साबुन के एक बुलबुले को हम आवेशित करेंगे तो वो तो सिकुड़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं, आकार उसमें परिवर्तन भी नहीं होगा, डाटा अपूर्ण है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल राइट हो जाएगा वो फैलता है। जब एक साबुन के बुलबुले को आप आवेशित करोगे, उसमें प्लस माइनस का चार्ज दोगे तो बुलबुला क्या होगा? फैलने लगेगा, ऐसे इसमें प्रसार होने लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ये ग्राफ। देखिए, एक समान आवेशित गोलीय कोश में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा केंद्र से दूरी के बीच के ग्राफ निम्न में से कौन सा ग्राफ हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। थर्ड वाला, इसमें जो थर्ड वाला है वो हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हो कि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो थर्ड वाला हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारा ई है, ई फॉर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक मिनट, ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बीच की दूरी आर हो गई। तो समझ सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, एक मिनट। आवेश की एक समतल चादर जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा दे रखा है, के समीप आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? देखिए, ऐसा क्वेश्चन 2019 में भी ये पूछा गया था। तो इस बेस पर आप लोग ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। ई बराबर फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला यहाँ पर दे रखा है, देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संलग्न चित्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कहाँ पर होगी? अब देखिए, ये प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है। क्वेश्चन हमसे पूछा केवल बी पर होगी, ए पर होगी, किस पर होगी? तो यहाँ पर बी वाला आपने देख ही लिया होगा, बी वाला राइट होगा। कैसे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें प्लस का चार्ज, इसमें प्लस का चार्ज, भैया इसमें माइनस का चार्ज होगा, दिया नहीं है। प्लस माइनस मिलकर बना देंगे जीरो। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2010 का क्वेश्चन है ये, मोस्ट भी है कहीं ना कहीं जी। R1 व R2 त्रिज्या के दो गोले के पृष्ठ पर आवेश पृष्ठ घनत्व समान है, तब पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात है, कितना हो जाएगा? जब पृष्ठ घनत्व समान होता है, अनुपात कितना याद कर लीजिएगा, 1:1 होता है। 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहीं पर दे रखा है, एक मिनट। एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो बल लगता है, वैद्युत द्विध्रुव को P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उस पर जो बल लगता है वो क्या होता है, हमने पढ़ा नहीं है, F समानुपाती 1/, एक मिनट दोस्तों, जी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कैसे, मैंने बताया आपको, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r⁴। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहीं पर दे रखा है, मोस्ट है काफ़ी। आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावर -4 के। अगला, आर त्रिज्या के गोले के संपूर्ण आयतन में आवेश एक समान वितरित है, गोले के केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र किसके समानुपाती होगा? भाई आर की समानुपाती होगा। कंफ्यूजिंग के लिए क्वेश्चन दे रखा है, आपको दिमाग से सोचना है। अगला क्वेश्चन, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, काफ़ी मोस्ट है ये। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देख सकते हो 19 में आया हुआ है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहीं पर जी। अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसके RS के अनुक्रमानुपाती होती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, आवेश की अनंत समतल चादर के। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, एक मिनट, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये माफ़ी चाहेंगे, फिर भी आप देख लीजिएगा। ये तो मैं बता चुका हूँ, इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 1.77 कूलाम प्रति किग्रा। 16वीं क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसलिए सॉरी, मैंने भी रिपीट कर दिया। जी स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन था अगला, वैद्युत शीर्षता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक क्या है? ये जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो जी,
तो हम बता रहे थे आपको वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है। तो इसका मात्रक आप कैसे निकालोगे, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये कैसे होता है, कूलाम्स के नियम में आप लोग ये पढ़ोगे। कूलाम्स नियम अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, फिर से बता रहा हूँ, आप ध्यान से अगले वीडियो को ज़रूर देखना। इसीलिए बोल रहा हूँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है यही बता दे रहे हैं। F बराबर होता है 1/, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको बोलते हैं कूलाम्स लॉ। हमें इसकी वैल्यू को निकालना है, इसको उठा के ले आएंगे, इसको उठा के ले आएंगे, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस फार्मूले से ये वाला ऑप्शन ए वाला ही राइट हो जाएगा। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन यहीं पर दे रखा है, 19 में भी ये रिपीट हुआ है। देखिएगा, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। 24 ओम तार है, 24 ओम प्रतिरोध का, यानी कि R इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 24 ओम। किन्हीं दो किनारों के बीच प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। अगली वीडियो में न्यूमेरिकल भी लेकर आऊँगा, ठीक है। तो 16/3, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहीं पर दे रखा है, सॉरी अगला क्वेश्चन किधर गया जी, यही था ना जी। निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हो सकता है। 14, 18, 19 में 3 साल लगातार आया ये, मतलब 1-2 साल का अंतर, लेकिन 18-19 में लगातार आ गया। विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है तो जूल प्रति कूलाम नहीं है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ये विद्युत विभव का मात्रक होता है। अगला, आवेश का खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। अगला है, आवेश का खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, तो वो कहाँ उत्पन्न नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कैसे, 1 मिनट वेट करना जी। तो किसी आंतरिक बिंदु पर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, किसी भी आंतरिक बिंदु पर खोखले गोले होता है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। मैं पहले बता चुका हूँ, बिंदु मतलब केंद्र पर उसके। अगला, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होता है जी। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या है। तो ये 19 में क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी मोस्ट है, मैं अकॉर्डिंग बोलूँगा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लगा लीजिए वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस बेस पर क्वेश्चन बनते हैं। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या है, विद्युत रोधी है, क्योंकि विद्युत रोधी पदार्थ ही शुद्ध अर्धचालक कहलाता है 0 केल्विन ताप पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहीं पर दे रखा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगा आप लोगों के लिए। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव है, बंद से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0। मैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रिपीट हुआ क्वेश्चन है, एक मिनट देखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 13 और 12 में क्वेश्चन रिपीट हुआ था, लगातार 2 साल आया था, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। देखिए, विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार बंद पृष्ठ के परिणामी आवेश प्लस Q और माइनस Q बराबर 0 हो जाएगा। कहने का मतलब प्लस Q माइनस Q बराबर कितना हो जाएगा, 0। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार बताया है आप लोगों के लिए। L लंबाई के एक घन के केंद्र पर एक बिंदु पर एक आवेश प्लस Q रखा है, घन के एक समतल तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा। फ्लक्स बोलें तो फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोला है 6 फ्लक्स है तो 6 लगा दीजिएगा, तो पता ही हो घन के कितने फर्क होते हैं, 6। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नहीं दे रखा, रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी रिपीट कर दिया मैंने। पता है आप लोगों को मैं क्वेश्चन रिपीट क्यों कर रहा हूँ, जिससे आप लोग अच्छे से याद कर सको। किसी कुचालक विद्युत रोधी का मध्य प्रविद्युतांक कितना हो सकता है, 6। अब क्यों होगा मैं यहाँ डिस्कस करूँगा।
किसी कुचालक के लिए परावैद्युतांक k का मान 1 से अधिक होता है। एक चीज़ आप लोग याद कर लीजिए कि कोई भी परावैद्युतांक क्यों ना सही, उसका जो परावैद्युतांक होगा विद्युत रोधी होना चाहिए, उसका मान 1 से ज़्यादा होगा। समझ लीजिएगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा होता है परावैद्युतांक। अगर मान लीजिए यहाँ ऑप्शन में 3 दे देता तो आप 3 लगाते, 4 दे देते तो 4 लगाते, 2 लगाता 2 लगा देते, 1.5 दे देता तो 1.5 लगा देते। कहने का मतलब इस प्रकार से इसमें सबसे बड़ा 6 है, तो इसीलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहीं पर दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन जी अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। अभिलंबवत प्रवेश करता है कोई इलेक्ट्रॉन है, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करेगा, ये लाइन आपको याद करना है, अभिलंबवत प्रवेश करता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर पथ का गमन पथ होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से चलेगा, वृत्ताकार चलेगा, दीर्घ वृत्ताकार होगा, परवलयाकार होगा, कुंडली के आकार का होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर, परवलयाकार। कैसा होगा, परवलयाकार। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, परवलयाकार होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, डी इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, अतः इस पर उसकी गति के लंबवत दिशा में बल लगेगा। इस कारण इलेक्ट्रॉन की गति का पथ परवलयाकार होगा। समझ में आ रहा है, जैसे कि कोई इस पर अभिलंबवत बल कार्य करेगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन की जो गति का पथ होगा परवलयाकार होगा। परवलय मतलब एक परवलय की तरह होगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। समझिएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से यहाँ राइट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा हमारा क्लास कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट्स। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो स्टूडेंट। हाँ जी, अगली क्लास हम लेकर आएंगे, अगला इसका पार्ट रहेगा, उसमें थ्योरी पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो